नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। जैसे कि ये दुखद समाचार आपको पता चल ही गया होगा कि कल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है ना। और इस दुखद समाचार के साथ कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। और करना भी जरूरी है क्योंकि इतनी महान शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होके उनके बारे में चर्चा ना कर सके, उनके लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित ना कर सके, तो ये बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि हम लोगों के लिए बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हर वो पहलू डिस्कस करेंगे, साथ-साथ में चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी और कैरियर की आप किसी भी कैरियर की अपना जो आपका जो आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप लगे हुए हैं, तो उनके जीवन से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी एक मतलब आप ये समझिए एक ऐसी पर्सनालिटी जो मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर अपना जो रुतबा है वो इतना ऊपर कर लेता है कि आज हम और आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। खाली हम और आप नहीं, पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा कर रही है, ठीक है। तो वहां तक उन्होंने अपना करियर कैसे पहुंचाया, इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इनके अगर हम लोग शुरुआती जीवन की बात करें, यानी कि उनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब होता है, ठीक है। 1992 में 1932 में इनका जन्म पंजाब प्रांत में होता है, पंजाब के एरिया में होता है। ये वो समय है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, ठीक है। 1932 में जिस पंजाब के जिस एरिया में इनका जन्म हुआ था, वो एरिया आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ उसका बंटवारा हो गया, ठीक है। यानी आज के टाइम पे जो इनकी जन्म स्थली है ना, वो पाकिस्तान वाला पंजाब के अंदर है, ठीक है। पाकिस्तान में जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर है, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद जब बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो वहां पर आंदोलन हुए, जो उन्हें मारा गया, जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, उससे ये लोग तंग आकर, है ना, आजादी के बाद वहां से पलायन करते हैं और वापस भारत में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1932 में इनका जन्म होता है। आजादी के बाद जब ये पाकिस्तान में इनका एरिया चला गया तो उसके बाद फिर ये भारत आ जाते हैं, ठीक है। स्कूली शिक्षा इनकी पंजाब में ही होती है, जो भारत का पंजाब था आज़ादी के बाद वहीं होती है। उसके बाद ये पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है ना। पंजाब विश्वविद्यालय से, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है। इनकी पढ़ाई इन्होंने यहीं पर ही नहीं रोकी, ठीक है। ये यहाँ से गए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ब्रिटेन गए, है ना। कहाँ गए? ब्रिटेन गए। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ये कहाँ गए? ब्रिटेन गए। अब आप देखेंगे कि ब्रिटेन में अच्छा, इन्होंने पढ़ने के लिए सोचो कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट किए, जो दुनिया के नंबर 1 टॉप कॉलेजेस थे, ठीक है। वहां से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। भारत में पंजाब यूनिवर्सिटी अपने आप में नाम रखती है, ठीक है ना। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए, ठीक है। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी, ठीक है ना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करी, सोचिए, है ना। चाहते तो भारत से भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने टॉप कॉलेज ढूंढा और वहां से जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करी। और फिर उसके बाद इन्होंने इन्होंने जो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर गए और वहां से एमफिल की डिग्री हासिल की, ठीक है। सोचिए, इतना मतलब इतने टैलेंटेड आदमी, पढ़ने के लिए इतना इनके अंदर इतना टैलेंट था कि जब ये पढ़ते हैं तो बताते हैं कि इनके पढ़ने का समय एक फिक्स समय होता था। उस बीच ये ना तो कुछ खाते थे ना पीते थे, अपना एकांत में बिल्कुल माइंड को एकदम शांत रखते हुए, कम बोलने वाले आदमी थे। व्यक्तित्व इनका था शांत प्रभाव, शांत जो इनका नेचर था, ठीक है ना। तो किसी से कुछ खास मतलब नहीं, किसी से कुछ खास लेना देना नहीं, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना इनकी जिंदगी का एक मकसद था, ठीक है। इन्होंने अपना एक गोल फिक्स कर रखा था कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। आजकल के बच्चों के साथ समस्या ये है कि वो अपना गोल ही तय नहीं कर पाते, ठीक है। एक बार एसएससी का फॉर्म भरेंगे, फिर रेलवे का फॉर्म भरेंगे, बैंक का आ जाएगा, बैंक का भर देंगे, पुलिस का आ जाएगा, पुलिस का भरेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज गलत है,
ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल फिक्स होता है, ठीक है ना, अगर आपका गोल फिक्स होता है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में जो हाईएस्ट पोस्ट निकलती है ना, एएसएम हो गई, लोको पायलट हो गई, उनके लिए तैयारी करो, ठीक है। और अपना कोर्स भी उसी हिसाब से उनके लिए ही प्रिपेयर्ड करो। इंटर के बाद बच्चे को ये सोच लेना चाहिए, अगर आपने इंटर कर लिया है तो इंटर के बाद आपको सोच लेना चाहिए कि हमें कौन सा कोर्स करना है कि रेलवे में आए, कौन सा कोर्स करना चाहिए या कौन सी डिग्री हासिल करना चाहिए कि एसएससी में काम आए। ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है ना। और बच्चे मोस्टली 90% बच्चे भारत में आज इसी चीज में मात खा रहे हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि उन्हें आगे करना क्या है। 10 लोगों की सलाह लेंगे और सब वहीं पर गुड़ गोबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका मतलब पढ़ने के ऊपर इतना ध्यान कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी हासिल की, उसके बाद ऑक्सफोर्ड गए, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने एमफिल किया, ठीक है। और उसके बाद भी इन्होंने अपनी जो सेवा है या इनका जो टैलेंट था, है ना, इन्होंने अपना टैलेंट क्या है, पहले वहाँ की यूनिवर्सिटीज में ही वो किया कि जब वहाँ पर लेक्चर देने लगे, ठीक है, एज अ लेक्चरर वहाँ पर काम करने लगे, कुछ समय तक काम किया था, ठीक है। लेकिन चूंकि भारत के इनके अंदर जो है देश प्रेम की भावना इन्हें वापस से भारत ले आती है, ठीक है ना। अब ये वापस भारत आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इनकी पुस्तक का नाम है ना, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेंस ग्रोथ, ठीक है ना, भारत, है ना। भारत की इकोनॉमी के ऊपर लिखी गई इनकी सबसे बड़ी किताब थी उस समय की, बात समझे ना। जो ये बुक है ना, बुक है इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। ये भारत की इकोनॉमी के ऊपर लिखी गई पहली ऐसी किताब है जो भारत के अंतर्मुखी व्यापार नीति को दर्शाती थी, ठीक है, कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसे केवल अपने आप में ही सिमटी हुई है, इसका विस्तार यानी ग्लोबलाइजेशन इसका नहीं हुआ है, इस चीज को बताने वाली पहली किताब इन्होंने लिखी थी। सोचिए कितना टैलेंट इनके अंदर था, ठीक है ना। इन्होंने भारत की पूरी इकोनॉमी को ऑब्जर्व किया, उसके बाद बताया कि जो भारत की इकोनॉमी है वो अंतर्मुखी इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब इसका विस्तार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारा जो टैलेंट है, भारतीयों का जो टैलेंट है, उनकी क्षमता है, वो खुलकर सबके सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना। जब ये भारत आ जाते हैं, भारत में कई सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने शिक्षा प्रदान करना स्टार्ट कर दिया था। जब ये राजीव गांधी को इनके बारे में पता चलता है 1985 में, तो राजीव गांधी इन्हें अपने पास बुलाते हैं और इन्हें भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सोचिए, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। राजीव गांधी इनके टैलेंट से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे, है ना, कि इन्हें भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है ना। अब जब ये सॉरी उपाध्यक्ष बना दिए गए, जब ये भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन गए, तो इनके कार्य करने की शैली शांत प्रभाव से, शांत मन से, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल अपने काम से काम में मतलब रखते थे, ठीक है ना। इनका जो टैलेंट था अपने काम को एकदम उच्च लेवल पर करना या उस लेवल तक पहुंचाना जहां तक किसी ने ना पहुंचाया हो, है ना, इसकी बदौलत डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरक्की केवल यहीं पर नहीं रुकती है ना। इसके बाद होता क्या है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1999 में अपने वित्त मंत्रालय में, ठीक है ना, कहां पर, अपना जो उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें शामिल किया, है ना। मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया था इन्हें, ठीक है। तो जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो भी इनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे, जब इन्होंने राजीव गांधी के साथ काम करते हुए इन्हें देखा, तो बाद में मनमोहन सिंह को वहां से हटाकर, यानी कि भारतीय योजना आयोग का जो इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया था, वहां से हटाकर पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी गवर्नमेंट में, जब वो प्रधानमंत्री थे, इन्हें क्या किया, वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार बना दिया। और ये वो समय था 1999 का, जब भारत एकदम बिल्कुल क्राइसिस में चल रहा था। अब ये सोचिए, भारत की गवर्नमेंट में ये शामिल होते हैं 1985 में, ठीक है। 1991 यानी 1991 का समय वो समय था जब भारत की आर्थिक स्थिति, मतलब ये समझ लीजिए, पाकिस्तान से भी ज्यादा गई गुजरी हो गई थी, ठीक है ना, 1991 में। उस समय ये भारत में मतलब राजनीति में एंटर लेते हैं, देखा जाए तो अभी राजनीति में भी नहीं है,
है ना, ये वित्त मामले ही संभाल रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब इनका मतलब इनका प्रभाव, इनकी सोच इकोनॉमी को लेके जो इनके अंदर जो इनकी जो सोच थी, उसकी वजह से 1991 का जो क्राइसिस था, 19 का जो क्राइसिस था, है ना, 1991 से लेके ऑलमोस्ट लगभग लगभग 2000 के आसपास तक का, ये जो बीच का टाइम पीरियड था, भारत के लिए बहुत क्रूशियल समय था। इसमें इन्होंने कई सारी डील्स विदेशी कंपनियों के साथ भी की थी, यहाँ तक कि इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक है, वहां पर बात की, भारत के लिए कर्जा भी लेने की जरूरत आ गई थी, सोचिए उस समय, है ना। ये सारा जो डीलिंग था, ये किसने किया? मनमोहन सिंह ने किया, ठीक है ना। अगर मनमोहन सिंह की थॉट उस समय अगर इतनी इतनी मतलब इतनी अच्छी या इतनी एजुकेटेड ना होती, या इतना उनके अंदर जो इकोनॉमी को लेके समझ ना होती, तो आज भारत जिस स्थिति में है, शायद स्थिति में आने में भारत को 100 साल लग जाते, है ना। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ मान के चलिए उस टाइम पर पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब थी, तो सोचिए कितनी खराब होगी, है ना। महंगाई एकदम बिल्कुल आगे ऊपर बढ़ती जा रही थी, महंगाई का कोई रोक नहीं था। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या किया कि जब ये वित्त मंत्री के स्वतंत्र प्रभार जब इन्हें सौंपा गया, ठीक है ना, तो इन्होंने अलग अलग कंपनियों के साथ डील करना चालू किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत इनवाइट किया, ठीक है। इन्होंने कोशिश की जो प्रोडक्शन है, भारत जो दूसरी जगह से खरीदता है, चाहे वो आप ये समझो कि 90 के दशक में, यानी 1990 के पास में भारत में टीवियां बनती नहीं थी, भारत जापान से इंपोर्ट करता था 1990 में, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद, मनमोहन सिंह के आने के बाद, इन्होंने ये प्लान बनाया कि टीवियों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, ठीक है। भारत टीवियों को बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो टीवियों की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, भारत में ही करना शुरू करवाया था। साथ साथ में न्यूज़पेपर्स को बढ़ावा देने का काम भी मनमोहन सिंह ने किया था, क्योंकि मनमोहन सिंह के दिमाग में, आप सोचिए कितना खुराफाती दिमाग था इनका। मनमोहन सिंह के दिमाग में एक आइडिया था कि जो भी प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक न्यूज़पेपर चाहिए, दूसरा टेलीविजन चाहिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर चाहिए और टेलीविजन चाहिए। अगर न्यूज़पेपर टेलीविजन हमारे पास आ गया, तो जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, अपना जो कारखाना खोलेंगी, वो अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगी, एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगी, लोग उनका सामान खरीदेंगे, लोग उनका सामान खरीदेंगे, है ना। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, उस प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट को मिलेगा। इतनी मतलब बढ़िया सोच उस टाइम पर भारत में लेके आने वाले इकलौते आदमी थे, ठीक है। और यहाँ पर तो यहाँ पर टेलीविजन बनाने के कारखाने भारत में खोले गए 1990 के दशक में, और भारत में ही टेलीविजन बनी, टीवी वगैरह बनी, तो उनकी प्राइस हो गए कम, प्राइस कम हो गए, भारतीयों ने खरीदना चालू किया, न्यूज़पेपर फैक्ट्रीज इन्होंने बढ़ा दी, है ना। यानी पेपर इंडस्ट्रीज का जो रिवॉल्यूशन है, वो भी उसी टाइम पर मनमोहन सिंह की बदौलत ही आता है। न्यूज़पेपर और टेलीविजन इंडस्ट्री, जब ये चीजें आदमियों के घरों घरों तक पहुंचने लगी, आदमियों को प्रचार के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अलग अलग चीजें पता चलने लगी, है ना। निरमा के बारे में पता चला, साबुन के बारे में पता चला, कपड़ों के बारे में पता चला, खाने पीने के सामानों के बारे में पता चला, अन्य चीजों के बारे में पता चला। आदमी घर से निकलने लगा, वो सामान घर में लाने लगा, कंपनियां प्रॉफिट में आने लगी, और वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाने लगा टैक्स के तौर पर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन आता है, इसे बोला जाता है वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो भारत की इकोनॉमी का वैश्वीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते, तो भारत की इकोनॉमी का वैश्वीकरण होना नॉर्मली इतना आसान नहीं था। ये पूरा प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में उन्होंने खुद किया। सोचिए कितना टैलेंट इनके अंदर था, ठीक है। तो अपने टैलेंट को पहचानना एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर एक स्पेस मिल जाता है, तो सोचिए आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो, अब यहाँ पर देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का जो उन्हें सौंपा गया, ठीक है, तो इस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो वित्त मंत्रालय का जब स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो इस समय लोकसभा के सदस्य थे, ना राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। अब भारत के संविधान के अनुसार अगर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, ठीक है,
तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है, 1999 में इन्हें चुनाव लड़वाया जाता है असम से, ठीक है, और असम की लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़के आते हैं और लोकसभा में बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इनका राजनीतिक पारी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, राजनीति के अंदर असली एंट्री इनकी यहाँ से होती है, ठीक है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया। जो आर्थिक उदारीकरण है, जो अभी मैंने आपको पूरा बताया, जो वैश्वीकरण को लेके आते हैं, मतलब भारत की इकोनॉमी को एक प्रकार से वो ओपन इकोनॉमी में बदल देते हैं। भारत की इकोनॉमी 1990 के पहले क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी में आती थी, लेकिन इनके बाद क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी में आ गई। ओपन इकोनॉमी का मतलब भारत की जो इकोनॉमी है उसका नेशनलाइजेशन, सॉरी, इंटरनेशनली तौर पर भारत की इकोनॉमी को मान्यता मिल गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सब ने देखा, विदेशी ताकतों ने ये देखा कि भारत में आदमियों की संख्या भी ज्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन भी भारत में ज्यादा है, भारत की परचेजिंग पावर भी अच्छी है, भारत के लोग सामान को खरीद भी सकते हैं, है ना, और भारत के लोग सामान को बेच भी सकते हैं। तो पूरे दुनिया के लोग सामान बेचने के लिए जो उन्हें एक मार्केट चाहिए था, तो उन्होंने भारत को अपना मार्केट बना लिया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि देश विदेश से कंपनियां भारत में आने लगी, है ना। भारत में जैसे जैसे कंपनियां आने लगी, सीधी सी बात है, भारत में कंपटीशन बढ़ेगा, चीजें सस्ती होंगी, है ना, चीजें सस्ती होंगी, आसान होंगी, वो सारी चीजें, उनका फायदा किसे होगा, भारत को उनका फायदा होगा, ठीक है ना। तो जो उदारीकरण को उपचार के तौर पर प्रस्तुत किया किन्होंने, मनमोहन सिंह ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जो भारत को क्राइसिस से निकालने का जो श्रेय है, वो मनमोहन सिंह को दिया जाना चाहिए, बात ठीक है, और दिया जाता है। इसके लिए अगर उन्हें किसी बड़े अवार्ड से, यानी भारत रत्न से भी अगर नवाजा जाए, तो ये एक, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना बड़ा काम उन्होंने किया था, यानी नरेंद्र मोदी आज के टाइम पे भारत को जिस स्पीड में चला पा रहे हैं, इसकी नींव अगर देखोगे तो 1990 के टाइम पर मनमोहन सिंह ने रखी थी, ठीक है ना। सोचिए, अगर मनमोहन सिंह उस टाइम पर ना होते तो आज भारत को इस स्थिति में लाने के लिए 100 साल लग जाते, बस समझे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, अगली चीज पे अगर हम चलते हैं, इनके करियर के बारे में और अगर देखेंगे, तो 1990 से 1999 में भारतीय मंत्री, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया, यानी लगभग लगभग 9 साल इन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, उनके सलाहकार, वित्त सलाहकार के तौर पर इन्होंने काम किया। अगर आप उसके बाद देखोगे, 1999 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया, ठीक है। अगर उसके बाद आप देखोगे 2004 में जब चुनाव हुए भारत में लोकसभा के, तो 2004 में ये भारत के पीएम भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है। अब जब भारत के प्राइम मिनिस्टर 2004 में बनते हैं, इनके करियर एकदम बिल्कुल टॉप पर आ जाता है, यानी एकदम बिल्कुल अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है 2004 में, ठीक है ना। अब सोचिए, आप एक मिडिल क्लास का लड़का पढ़ाई के दम पर कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास का लड़का जब वहां तक पहुंचता है, तो उसके लिए चीजें कितनी, मतलब आप ये समझो कितनी प्रभावशाली उनका जो व्यक्तित्व था, है ना, कम बोलना उनका नेचर था, लेकिन ये उनकी पावर भी थी, है ना, बात समझे। कम बोलना, अगर कोई आदमी कम बोलता है तो वो उसकी पावर भी बन सकती है, ये साबित करता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन। वो कम बोलते थे, लेकिन मतलब का बोलते थे और सटीक बोलते थे, ठीक है ना। कभी भी आपने उनके मुख से कोई गलत चीज, गलत शब्द आपने नहीं सुने होंगे। 2004 के बाद जब वो पीएम बनते हैं, तो पीएम बनने के बाद भी, है ना, 2004 से आप देखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना था, जो कि जिसे लगातार दूसरा कार्यकाल मिला था, है ना। सोचिए, तो 2004 से इन्होंने 2014 तक अपनी गवर्नमेंट चलाई, 10 साल तक, यानी 2 बार नॉन स्टॉप लगातार, ठीक है। और ये कारनामा इसके पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और अब फिर ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार 2 बार सरकार चलाने का जो इनका एक्सपीरियंस था, जो इन्होंने काम किया, वो भी अपने आप में तारीफ के काबिल था, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो राजनीतिक जीवन, जो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो सीधी सी बात है, कई सारे आरोप भी लगेंगे, कई घोटालों के आरोप भी लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो आरोप होते थे, वो डायरेक्ट मनमोहन सिंह पर किसी ने भी आज तक एक उंगली नहीं उठाई। बीजेपी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी के आरोप, राहुल गांधी, है ना, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, है ना,
या फिर जो इनके अन्य कांग्रेसी सदस्य थे उनके ऊपर ही रहते थे। बीजेपी ने भी डायरेक्ट कभी भी मनमोहन सिंह के कैरेक्टर पर आज तक एक उंगली नहीं उठाई, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलते रहे कि शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, बोलते नहीं है, अब हमें बोलने वाला पीएम मिल गया है, ठीक है। तो पहले मनमोहन सिंह जो शांत रहते थे, उनकी चुप्पी पर ज़रूर बीजेपी ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, लेकिन बीजेपी को भी पता था कि इनकी चुप्पी इनकी सबसे बड़ी पावर है, इसीलिए बीजेपी किसी तरह से उनकी खामोशी को तोड़वाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन बीजेपी इस काम में असफल रही, ठीक है। अब यहाँ पर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत सारे आरोप इनकी पार्टी पर लगाए गए, लेकिन इन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया। बस समझे, यानी बीजेपी को पता था कि अगर हमने मनमोहन सिंह के ऊपर कोई हाथ उठाया या उनके ऊपर कोई मतलब अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाया तो इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मनमोहन सिंह का कैरेक्टर बताता है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। अगर बीजेपी मनमोहन सिंह के ऊपर हमला करती है ना, या मनमोहन सिंह के ऊपर घोटालों के आरोप लगाती, ठीक है, तो बीजेपी शायद ही है कि जीत पाती, क्योंकि मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी आम जनता के बीच में उनके दिमागों में बसी हुई थी कि कितना सीधा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, डिसीजन बढ़िया लेता है, ठीक है। तो 10 साल तक गवर्नमेंट चलाने के बाद, है ना, 2014 में तीसरी लोकसभा के चुनाव के लिए जब वोटिंग हो रही थी तब वहां पर ये हार जाते हैं, ठीक है। और ये संन्यास ले लेते हैं अपनी राजनीति से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका जो जीवन था, राजनीतिक पारी जो थी इनकी अच्छी खासी लंबी पारी रही, और इन्होंने लाइफ में ऑलमोस्ट कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए भी, यानी एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक, है ना, इनके साथ भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण डील्स की थी। जब भारत को 1990 में कर्जा चाहिए था, तब वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत की जो एक संस्था है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनके साथ डील करके मनमोहन सिंह ने ये बताया दुनिया को कि इस तरह वर्ल्ड बैंक को या आईएमएफ को कैसे डील किया जाता है। उनसे लोन भी लिया और उनका लोन 2 सालों में या 3 सालों में वापस भी कर दिया, ठीक है। सोचिए, मतलब आज के टाइम पे आप ये मान के चलो कि अगर आईएमएफ किसी को लोन देता है तो आईएमएफ एकदम बिल्कुल लाला बन के बैठ जाता है, नीचे वाला देश केवल ब्याज भरता रहता है, और आईएमएफ का लोन कोई कंट्री मुश्किल से ही चुका पाती है। बहुत कम कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने आईएमएफ का लोन चुकाया है, ठीक है। तो जैसे भारतीय फिल्मों में लाला वाली एक भूमिका होती थी ना, एक लाला होता था, उससे किसान कर्ज लेते थे, बाद में ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज भरते रहना पड़ता था। तो जो आईएमएफ है वो दुनिया का लाला है, ठीक है। और इस लाला से निपटने का मनमोहन सिंह के पास एक फुल प्रूफ प्लान था, है ना। उनसे उन्होंने कर्ज लिया और 5 साल के अंदर अंदर पूरा पैसा वापस आईएमएफ के मुंह पर फेंके आए, मारे आए, ठीक है। तो आईएमएफ को कैसे डील करना है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक को कैसे डील करना है, क्या क्या नीतियां अपनानी है, इन सभी चीजों में एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर पर इनका मतलब काम जो था वो बिल्कुल सराहनीय था, ठीक है। इस चीज में तो कोई एकदम दो राह है ही नहीं, है ना। अब आपने इनकी पूरी लाइफ देख ली होगी, पूरी लाइफ की जर्नी देखी होगी, है ना। और 2024 में इन अपनी अंतिम सांसें लेते हुए, है ना, इनका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है ना। ऐसी महान विभूतियों का जन्म जब भारत में होता है, भारत इसीलिए फेमस है कि एक कोई व्यक्ति ऐसा आता है जमीनी स्तर से कि अपने आप को बिल्कुल एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और भारत के अन्य नव युवकों के लिए प्रेरणादायक स्रोत बन के सामने आते हैं, ठीक है। भारत में ऐसी बहुत हजारों हस्तियां ऐसी हुई हैं जो अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप इनसे प्रेरणा लो। ये भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। सोचिए, बंटवारे के टाइम पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर भारत आए, भारत में नए सिरे से शुरुआत करती है इनकी फैमिली और ये खुद, और यहाँ से पढ़ाई के दम पर, ये जो पूरा काम इन्होंने किया पढ़ाई के दम पर, है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कहाँ पर अपने आप को बिल्कुल इतना ऊंचा पहुंचा दिया अपने आप को कि हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सोचिए,
ठीक है ना? इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करिएगा और अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने के लिए इनके विचारों और इनके थॉट्स पर विचार ज़रूर करिएगा कि कैसे इनका एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली सोच मनमोहन सिंह पर बिल्कुल एकदम खरी उतरती है, ठीक है? अपने करियर को एक बढ़िया दिशा दीजिए, अच्छी मेहनत करिए, आपकी भी इतनी उपलब्धि हो सकती है अगर आप उस तरह की अच्छी मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। रेलवे के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सारी तैयारी हम लोग लाइन से करवाते जा रहे हैं, है ना? नंबर सिस्टम खत्म हो गया था, एलसीएम एचसीएफ का के एक लेक्चर हो गया है, अब उसका दूसरा लेक्चर आपको कल मिलेगा, है ना? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।